इस समाज में बौनी होना महापाप है, ये रत्ना को बहुत अच्छी तरह से पता था। ऊपर से वो अनाथ भी है, इसीलिए रत्ना का दुख बाकी लड़कियों से 10 गुना ज्यादा है। उसे समाज ने बार बार ठुकराया है। बचपन में जब बाकी बच्चे लंबे हो रहे थे और रत्ना की हाइट छोटी ही रह गई थी, तब बाकी बच्चे उसे कहते थे, अरे रत्ना, तू तो बौनी है बौनी, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? मैं बौनी हूँ तो क्या हुआ, इंसान तो हूँ ना। वो सब हमें नहीं पता, हम किसी बौनी के साथ नहीं खेलेंगे। हाँ, नहीं तो हम भी बौनी बन जाएंगे। रत्ना के कभी कोई दोस्त नहीं बने। अपने माता पिता के मरने के बाद वो अपने मामा और मामी के पास रहने लगी, लेकिन उन दोनों के साथ भी रत्ना का रिश्ता अच्छा नहीं था। मामी हमेशा उससे नाराज रहती थी। तेरे माँ बाप तो पतली गली निकल गए और तुझे हमारे गले टांग गए। रत्ना को पता नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। वो बड़ी हुई और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मुझे जिंदगी में कभी प्यार मिलेगा भी या नहीं। शायद शादी के बाद अपनी सास से माँ का प्यार मिले। और लड़कियों की तरह शादी को लेकर रत्ना के भी कुछ सपने थे। उसने सपना देखा था कि उसका पति घोड़े पर सवार होकर आया है और मंडप में उसकी शादी हो रही है। बहुत सारे लोग उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सपना टूटकर चूर चूर होने वाला है। उधर मामा और मामी प्लान बनाने लगे थे। सुनो जी, हमारे भी बच्चे हैं, उनका एक फ्यूचर है, हम रत्ना की शादी में सब कुछ नहीं लुटा सकते। अरे तो फिर क्या करें, तुम ही बताओ, इसे सारा जीवन पालते रहें। नहीं नहीं, पागल हो क्या? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। सुना है गांव में एक मेला होने वाला है, उसी मेले में शहर से लोग आने वाले हैं। हाँ, वो तो मैंने भी सुना है, लेकिन मेले का शादी से क्या संबंध? अरे सुनो तो। मामी ने कुछ बताया जो सुनकर मामा के चेहरे पर खुशी की बौछार हो गई। अरे वाह, क्या मस्त प्लान है, शादी भी हो जाएगी और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद मेला शुरू हुआ। रत्ना के साथ गांव की कोई लड़की मेले में नहीं गई, इसीलिए रत्ना अकेले ही घूमने चली गई और वहां एक चूड़ी की दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, शायद मैं खरीद पाती। ये सुनकर दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, आप 2 चूड़ियां पसंद कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। दुकानदार का नाम रमेश था। रमेश भी इस दुनिया में अकेला था। वो बहुत गरीब और छोटी जात का था, इसीलिए उसका भी कोई दोस्त नहीं था। रमेश ने रत्ना के हाथों में 2 चूड़ियां पहना दी। मेरा नाम रमेश है, आपका नाम क्या है? मैं रत्ना हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुफ्त में मुझे चूड़ियां दे दी। अरे पैसों का क्या है, पैसा तो आता रहेगा, लेकिन आप मुझे अच्छे लगे इसलिए दिया। आप मेरी दोस्त बनेंगी? जिंदगी में पहली बार रत्ना से कोई सामने से दोस्ती करना चाह रहा था। रत्ना कैसे मना कर सकती थी। उसने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों ने हाथ मिलाया और दोस्त बन गए। शायद एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए। रमेश ने रत्ना से कहा, आप कल फिर आइएगा, मैं आपको मेले में घुमाऊंगा। रत्ना खुश होकर घर चली गई और अपने कमरे में जाकर रमेश के बारे में सोचती रही। उधर रत्ना का मामा मेले में जाकर एक शहरी लड़के से बातचीत कर रहा था। उस लड़के का नाम अनुपम था। अरे आप लोग तो शहर में रहते हो, हमारे हाथों से थोड़ी खाओगे। अरे क्यों नहीं खाएंगे, आप खिलाओगे तो हम खाएंगे। अच्छा तो फिर चलिए मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ चलिए। अनुपम रत्ना के मामा के साथ घर चला आया और उसकी मामी ने खाना दिया। अनुपम को ये नहीं पता था कि उस खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई हैं। अनुपम ने खाना खा लिया और बेहोश हो गया। तभी मामी ने रत्ना को बुलाया। अरे कल मुही जल्दी आ, तेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी? लेकिन किससे? नाम नहीं पता, तू जल्दी कर। मामी रत्ना को ले आई और अनुपम के साथ उसकी शादी हो गई। अनुपम नींद में था। अगले दिन उठा तो देखा वो शादी के कपड़े में रत्ना के पास सोया हुआ है और रत्ना रो रही है। अरे तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? हम दोनों की शादी हो चुकी है। शादी? कब? मैंने तो शादी नहीं की। तभी रत्ना के मामा मामी आ गए। अरे कल हम सबके सामने तुमने रत्ना से शादी किया है, अब मुकर जाने से नहीं चलेगा। हाँ, अब इसे अपने घर ले जाओ। जबरदस्ती अनुपम के साथ रत्ना को भेज दिया गया। मामा और मामी बहुत खुश हो गए। उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतरा। अनुपम रत्ना को लेकर अपने घर गया। अनुपम की माँ जानकी ये देखकर गुस्सा हो गई। ये तू किसे लेकर आया है? माँ, जबरदस्ती इस लड़की से मेरी शादी करवा दी गई है। एक बौनी लड़की से शादी? नहीं नहीं नहीं, हम इस शादी को नहीं मानते। लेकिन माँ जी, इस पे मेरी क्या गलती है? आप तो माँ है ना, हमें स्वीकार कर लीजिए। खबरदार जो मुझे माँ बुलाया, मुझे माँ मत बुलाना।
बचपन में मेरी माँ मर गई थी, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। सोचा था शादी के बाद अपनी सास से मुझे माँ का प्यार मिलेगा। अरे बकवास बंद कर और भाग जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। रत्ना को भगा दिया गया। रत्ना शहर के रास्तों में भटकने लगी। उधर अगले दिन रत्ना मेले में नहीं गई। रमेश उसका इंतजार कर रहा था। रत्ना को ढूंढते हुए वो उसके मामा के घर चला गया। यहाँ रत्ना रहती है क्या? रहती थी, लेकिन कल रात को ही उसकी शादी हो गई है, वो शहर चली गई है। लेकिन कल मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। अरे भला तुम उसके कौन लगते हो, भागो यहाँ से। रमेश वहाँ से चला गया। उसे कुछ गड़बड़ लगा। रत्ना के मामा मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे शहर जाना होगा। रमेश शहर चला गया, लेकिन उसे रत्ना के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता था। शहर में रमेश भटकने लगा। कुछ ही मिनट की मुलाकात में रत्ना से रमेश का एक गहरा रिश्ता बन गया था। असली रिश्ते में ऐसा ही होता है शायद। रमेश रत्ना को ढूंढने लगा। वो घर घर जाता और लोगों से पूछता, यहाँ रत्ना नाम की कोई बौनी लड़की रहती है क्या? लेकिन सभी उसे भगाने लगे। उधर रत्ना शादी के जोड़े में रास्ते पर बैठकर रोती रही। उसे भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे सर चकरा रहा है। वो लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन सभी ने उसे इग्नोर कर दिया। एक बौनी लड़की से भला कौन बात करता। इतने में रत्ना एक आदमी के पीछे गई और खाना मांगने लगी। साहब मुझे खाना दोगे? और वो आदमी रत्ना की तरफ मुड़ा। रमेश तुम? रत्ना, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए गांव से शहर आया हूँ। तुमने शादी कर ली है रत्ना? नहीं रमेश, मामा और मामी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे भगा दिया। रत्ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। सच? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रमेश। दोनों ने शादी कर ली। बहुत इंतजार करने के बाद रत्ना को कोई ऐसा मिला जिससे उसका एक अटूट रिश्ता बन गया। उसे सच्चा प्यार मिल गया और उसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे। गांव-गांव जाकर मेले में चूड़ियां बेचने लगे। दोनों जिंदगी भर बहुत खुश रहे। जौनपुर रेलवे स्टेशन से दौड़ती हुई ट्रेन कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। ट्रेन में बैठे सब यात्री इधर उधर देखने लगे और आपस में बातें बनाने लगे। अरे ये क्या हुआ, ये ट्रेन अचानक से रुक कैसे गई? यहाँ पर तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। हाँ भाई, पता नहीं क्या हुआ, ये ट्रेन यहाँ पर कभी रुकती ही नहीं है, फिर आज कैसे रुक गई? तभी कुछ लोग बोलते हैं, भाई वो देखो, आगे बांध टूट गया है, जिस वजह से पटरियों पर पानी भरा है और सुनने में आ रहा है कि पानी ट्रेन की तरफ ही बढ़ रहा है। तब पास में बैठी औरत बोलती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो अपनी 3 गर्भवती बहू के साथ अपने गांव जा रही थी और तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। मेरी बहुओं का क्या होगा? तब उसकी बड़ी बहू कहती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, भगवान जो भी करता है सही करता है और हमारी चिंता मत करिए, जो होगा सही होगा। अरे मेरी बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारी चिंता क्यों न करूं? आखिर तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? और वैसे भी अब मेरे पोता पोती होने वाले हैं, तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी सब ठीक होगा, आप बेवजह चिंता कर रही हैं। पानी कौन सा ट्रेन तक पहुँच पाएगा? इतने में कोई न कोई तो मदद मिल ही जाएगी। नहीं मेरी बच्ची, गलती मेरी है, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। अरे लेकिन माँ जी, अब जो होना था सो हो गया ना, क्यों ना हम इस ट्रेन से उतरकर कहीं और चले जाएं? अभी तो बाढ़ का पानी कम ही है। बेटा तू कैसी बातें कर रही है? दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर हम ट्रेन से उतरकर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? और ऐसी हालत में तुम तीनों ज्यादा देर तक पैदल नहीं चल सकती। तभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे भाई बचाओ, कोई हमें, अरे कोई है, बाढ़ का पानी ट्रेन के पास पहुँच गया है, वो देखो कुछ ही देर में ट्रेन के अंदर तक पानी आ जाएगा। कुछ ही देर में ट्रेन में बाढ़ का पानी भर जाता है और देखते ही देखते पानी बहुत ज्यादा होने लगता है। तभी उसकी दूसरी बहू डरते हुए कहती है, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मुझे तैरना भी नहीं आता, और मेरा बच्चा, अब क्या होगा माँ जी? अरे मंझली बहू, थोड़ी हिम्मत रखो, सब सही हो जाएगा, बाढ़ का पानी सूख जाएगा, तुम हिम्मत ना हारो, भगवान पर भरोसा रखो, और अगर ज्यादा परेशानी होगी तो तुम्हारे बच्चे पर भी इसका असर होगा। तब तीसरी बहू कहती है, हाँ दीदी, माँ जी सही कह रही हैं, तुम्हें थोड़ी हिम्मत भी रखनी चाहिए। अगर तुम ऐसे करोगी तो बच्चा तुम्हारे गर्भ में है, वो तुमसे पहले डर जाएगा, तो तुम खुश रहो, तुम्हारा बच्चा भी खुश रहेगा। तुम पागल हो क्या? मैं ऐसे कैसे खुश रहूं? मौत सड़क पर मंडरा रही है और हर पल हम मौत के करीब जा रहे हैं और तुम बोलती है खुश रहो।
अरे दीदी, अभी पानी नीचे भरा हुआ है, ऊपर तो नहीं आया ना, तो फिर किस बात की चिंता। ट्रेन के कर्मचारी कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। तब पास में बैठी एक बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, चिंता मत करो, मैं अपने गांव की दाई हूँ। वो आजकल के बच्चों के हिसाब से तो मुझे नर्स कह सकती हो। हाँ, अगर कुछ होता भी है तो मैं तुम्हारी डिलीवरी यहीं पर करा सकती हूँ। वैसे देखने से लगता है कि तुम लोगों का 9वां महीना चल रहा है। हाँ? अरे बहन जी, आप सही बोल रही हैं, समय तो पूरा हो गया है। बस आज या कल में ही दोनों बड़ी बहुएं बच्चों को जन्म देने वाली थी और छोटी बहू के बच्चे होने में अभी समय है। तो मैंने सोचा बच्चों का जन्म गांव में हो तो ज्यादा अच्छा है, जिसके चलते मैं इन तीनों को गांव लेकर जा रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि हम लोग बाढ़ में फंस जाएंगे। तब बड़ी बहू को दर्द होने लगता है और बाढ़ का पानी अब ट्रेन की सीटों तक आ गया था। बड़ी बहू दर्द से तड़पती हुई कहती है, माँ जी, मेरे पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है। मेरा लेटने का बहुत मन है माँ जी, लेकिन ट्रेन की सीटों तक तो पानी भर चुका है। माँ जी, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए माँ जी। अरे बेटी, तुम हिम्मत मत हारो, थोड़ा धैर्य रखो बेटा। तभी वो बूढ़ी दाई बोलती है, बहन जी, तुम एक काम करो, कैसे भी बहू को ट्रेन के ऊपर वाली सीट पर लिटा दो। चलो। पर बहन जी, ऐसी हालत में बड़ी बहू कैसे ट्रेन की ऊपर वाली सीट तक जाएगी? देखो, बाढ़ का पानी ट्रेन की सीटों पर पहुंच चुका है और ये एक माँ है, अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। तो आप इसकी मदद कीजिए। चलिए। सास अपनी बड़ी बहू को ट्रेन की ऊपर की सीट पर ले जाने के लिए बोलती है, पर बार बार कोशिश करने पर भी बहू ट्रेन की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रही होती है। तब सास अपनी बहू से बोलती है, बड़ी बहू, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो, पर सीढ़ियों पर ऐसे हालत में चढ़ना संभव नहीं है। तो अब एक ही रास्ता है। वो क्या है माँ जी? सास बिना कुछ बोले बड़ी बहू के सामने झुक जाती है। उसका आधा शरीर पानी के अंदर तक पहुंच जाता है, पर वो अपनी गर्भवती बहुओं से कहती है, मेरी बच्चियों, तुम तीनों एक एक करके मेरे ऊपर पैर रखकर ऊपर वाली सीट तक पहुंच जाओ और अपने अपने बच्चों की रक्षा करो। चलो। इतना सुनते ही तीनों गर्भवती बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, ये समय रोने का नहीं है, बल्कि अपने बच्चों की सुरक्षा का है। जैसे मैं अपने तीनों बच्चों की रक्षा कर रही हूँ, तुम भी अपने बच्चों की रक्षा करो। चलो चलो। तीनों गर्भवती बहुएं एक एक करके अपनी सास के ऊपर पैर रखकर ट्रेन की ऊपर वाली सीट तक पहुंच जाती हैं, पर साथ ही साथ बाढ़ का पानी सास के मुंह तक आ जाता है। तीनों बहुएं ऊपर ट्रेन की सीट पर बैठ जाती हैं और दाई बड़ी बहू के हाव भाव देखने लगती है। इसका तो डिलीवरी का समय आ गया, अब ये किसी भी समय बच्चे को जन्म देने वाली है। सास और तीनों गर्भवती बहुएं ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं, पर बाढ़ का पानी उसके करीब आ रहा था। उन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं बाढ़ का पानी उनकी खुशियों को अपने साथ न ले जाए। फिर दाई देखते ही देखते बच्चा पैदा करा देती है। बड़ी बहू को एक लड़का होता है, तो दाई कहती है, मुबारक हो बहन, तुम दादी बन गई। बस भगवान करे ये बच्चा अपने साथ अच्छी किस्मत लेकर आया हो। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और ये बच्चे अपनी अच्छी किस्मत लाते हैं। सास इतना ही कहती है कि दूसरी बहू को दर्द होने लगता है। उसे दाई दूसरी सीट पर लिटा देती है और कुछ देर बाद दूसरी बहू एक लड़की को जन्म देती है, पर तभी बाढ़ का पानी ऊपर वाली सीटों तक पहुंच जाता है और सास और उसकी तीनों बहुएं अपने बच्चों के साथ और दाई बाढ़ के पानी में डूबने लगते हैं। तभी सबसे छोटी बहू को दर्द होने लगता है। सास बाढ़ के पानी में डूबते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बहुओं को और उनके बच्चों के साथ उनको बचाऊं? सास फिर ट्रेन के दरवाजे को पकड़ लेती है और बाढ़ के पानी में तैरती अपनी दोनों बड़ी बहुओं को पकड़कर ट्रेन के ऊपर चढ़ा देती है। दोनों बहुएं अपने बच्चे के साथ जैसे तैसे करके चढ़ जाती हैं। छोटी बहू पानी में डूब रही थी, साथ ही उसे डिलीवरी का दर्द था। फिर सास उसका हाथ पकड़कर उसे भी दरवाजे के पास लाती है और छोटी बहू भी अपने बच्चे के लिए दर्द सहन करके ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। सास भी वहाँ पर पहुँच जाती है।
हे भगवान, दाई भी बाढ़ के पानी की वजह से कहीं खो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी छोटी बहू की मदद करूं? माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सास फिर खुद ही हिम्मत करके अपनी छोटी बहू की बाढ़ में ही डिलीवरी करवा देती है और सबसे छोटी बहू एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती है। मेरी बच्ची, तुम तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। आज तुम तीनों ने बाढ़ में ही हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चे को जन्म दे दिया। और अब देखो, बच्चों के जन्म होते ही पानी भी कम होने लगा। तुम्हारे बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं जो पैदा होते ही बाकी लोगों की भी जान बचा रहे हैं। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान जो भी करता है सही करता है। आज इस ट्रेन में बाढ़ आने से हमें हमारे सौभाग्य का पता चला कि हमारी सास हमारे लिए क्या है। आप सच में देवी हैं माँ जी। फिर कुछ देर बाद हालात सही हो जाते हैं और सास अपनी तीनों बहू और बच्चों को लेकर अपने गांव पहुंच जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।